नमस्कार विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से बनने वाले लगभग 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कई विश्वविद्यालय के जो पेपर हो चुके हैं उनमें पूछे गए हैं 2024 के। ये मॉडल पेपर 2025 की परीक्षाओं के लिए या जिनका बैक लगेगा उनके लिए, और जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है उनके लिए बहुत ही बेनिफिट्स मतलब इस वीडियो के माध्यम से होगा, यानी जानकारी बहुत अच्छी मिलेगी आपको। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। आपको बता दूं, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो आपका सब्जेक्ट है ये बेसिकली बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस के 6 सेमेस्टर के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये को करिकुलर कोर्स के रूप में आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित होता है। तो इसी से 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास 2024 और 25 के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। और बेसिकली शायद कल या परसों यानी 27-28 तारीख को भी पेपर लगे हुए हैं किसी विश्वविद्यालय के, तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। आपको दिखाई पड़ रहा होगा प्रश्न, तो आपको विजिबल हो पा रहे होंगे। बिल्कुल, प्रश्न आपको अगर विजिबल हो पा रहे हैं तो फटाफट से एक बार कमेंट करके बताएं कि हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है मेरे को। ठीक है, बिल्कुल आपको विजिबल हो पा रहा होगा। आप प्रश्नों को समझने का प्रयास करते और बहुत ही बारीकी के साथ हर एक चीज़ को जानने का प्रयास करते। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। संचार अवरोध की परिस्थितियां हैं। संचार अवरोध, अवरोध माने होता है संचार में रुकावट होना। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, अभी लाइट चली जाए या आपका नेट ख़त्म हो जाए, ठीक है, या हमारे यहाँ से कोई फॉल्ट हो जाए, तो क्या हो जाएगा? संचार अवरोध हो जाएगा। जो हम और आप के बीच के जो विचार हैं, आदान प्रदान हो रहे हैं, वो एक प्रकार से कट जाएगा। यानी हमारी भावनाएं आप तक नहीं पहुंच पाएंगी और आपकी भावनाएं मेरे तक नहीं पहुंच पाएंगी। यही होता है संचार अवरोध। संचार में रुकावट ही हो जाना ही संचार अवरोध कहलाता है। अब इसमें पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह होता है वो जो एक प्रकार से किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में जब आप पहले से कोई धारणा बना लेते हैं विभिन्न कथन अनुसार, यानी किसी ने कहा कि भाई फलाने, जैसे मान लेते हैं अभी मेरे बारे में आप ये धारणा बना ले कि शुक्ला जी जो पढ़ाते हैं वो एग्ज़ाम में आता है। अब आपने टेस्ट नहीं किया, 20-25 लोगों ने कह दिया कि हाँ शुक्ला सर जो पढ़ाते हैं वही आता है, और आप पूर्वाग्रह आपके दिमाग में बना हुआ है कि भाई हाँ शुक्ला सर जो पढ़ाते हैं वो आता है। ठीक है, लेकिन आप उसकी अगर जांच नहीं करते हैं तो आप एक प्रकार से उतने ज़्यादा इफेक्टिव या संचार के लिए माने नहीं जाते हैं अच्छे। तो इसलिए ज़रूरी होता है पूर्वाग्रह पर ध्यान ना दिया जाए। आप शोध करें कि क्या शुक्ला सर वास्तव में अच्छा पढ़ाते हैं। आप निरीक्षण करें, आप अवलोकन करें और जानें कि पेपर उठा करके देखें और मॉडल पेपर मिला करके देखें कि क्या शुक्ला सर के द्वारा मॉडल पेपर में जो बताए गए प्रश्न थे वो एग्ज़ाम में आए कि नहीं आए, आप उसको मिला करके देख लें। ये हो जाएगा एक प्रकार से आप जब निरीक्षण करेंगे। लेकिन कुछ लोग बस सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में ये दिमाग लगाना कि भाई ये व्यक्ति ऐसा होगा या ये वस्तु ऐसी होती है, ठीक है, आप बिना उसको चेक किए, बिना उसको एक प्रकार से विभिन्न मेथड का प्रयोग करके चेक किए आप किसी व्यक्ति के बारे में पहले से ही आग्रह या पहले से ही कोई धारणा बना लेते हैं, वही पूर्वाग्रह होती है, पूर्वाग्रह होती है। तो इसीलिए संचार में पहली जो बाधा है वो पूर्वाग्रह की होती है। यानी पहले से किसी के बारे में कोई धारणा बनाएंगे तो आप कम्युनिकेट करते समय आप पूर्वाग्रह से ग्रसित रहेंगे और उसी मानसिकता के साथ बात करेंगे। दूसरी बात, शब्द भंडार की कमी। शब्द भंडार, शब्द संपदा जो होती, डिक्शनरी हर व्यक्ति के पास होती। डिक्शनरी वो लिखी वाली डिक्शनरी, मोटी नहीं। डिक्शनरी का तात्पर्य मेरा है कि आपके दिमाग में कितने शब्दकोश हैं, किसी शब्द को या किसी वस्तु के लिए आपके दिमाग में कितने प्रकार के शब्द दिमाग में चल रहे हैं कि उस चीज़ को आप किन किन शब्दावलियों का प्रयोग करके बयां कर सकते हैं, वही शब्दावली होती है। तो अगर आपके पास शब्दावलियों की कमी है तो भी आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, संचार नहीं कर पाएंगे। और तीसरी बात, मना स्थिति। अगर आपकी मना स्थिति ठीक नहीं रहेगी तो भी आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ये 3 स्थितियां जो हैं ये संचार अवरोध की तीनों परिस्थितियां हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपरोक्त सभी। तो जिसने भी डी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन से शोर। शोर माने होता है शोर शराबा, नॉइस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। निम्न में से कौन सा अवरोध है? शोर जो है भाषा संबंधी अवरोध है या भौतिक और मनोवैज्ञानिक अवरोध है या फिर ज्ञानात्मक है या संगठनात्मक है? तो शोर की अगर बात की है तो शोर क्या है भैया? भौतिक और मनोवैज्ञानिक
एक प्रकार से क्या है, अवरोध है, भौतिक अवरोध है। चूँकि शोर जो होता है जैसे कि भौतिक यंत्रों के माध्यम से भी होता है और मनोवैज्ञानिक इफेक्ट डालता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते, मज़ा आ रहा है बिल्कुल, तो फटाफट से लाइक ठोको भाई, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, आपके लिए ये चैनल बनाया गया है। चलें, तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, व्यवहार और दृष्टिकोण। व्यवहार माने होता है बिहेवियर, दृष्टिकोण माने होता है पॉइंट ऑफ व्यू। ये किस अवरोध का उदाहरण है, यानी एक प्रकार से व्यवहार आपका कैसा है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा, आपका दृष्टिकोण कैसा है, ये किस प्रकार के अवरोध उत्पन्न करते हैं संचार बाधा में, ज्ञानात्मक हैं, भाषा संबंधी, भौतिक, या एक प्रकार से संगठनात्मक। तो ये एक प्रकार से व्यवहार और दृष्टिकोण जो होते हैं ये ज्ञानात्मक अवरोध उत्पन्न करते हैं, ज्ञानात्मक अवरोध हैं ये। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। जिन्होंने सी लगाया होगा उनको नंबर मिलेगा। चौथा प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, अत्यधिक और अल्प संदेश का उदाहरण है। अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा, अल्प माने बहुत कम। जब भी आप एक प्रकार से बहुत ज़्यादा बात कर लें तो, या बहुत कम बात करें तो ये भी संचार में अवरोध उत्पन्न करता, संचार में बाधा है। तो ये भाषा संबंधी अवरोध है, या भौतिक और यांत्रिक अवरोध है, या संगठनात्मक अवरोध है, या ज्ञानात्मक अवरोध है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से अत्यधिक और अल्प संदेश जो होता है भौतिक और यांत्रिक अवरोध है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन आ चुका है, संगठनात्मक अवरोध का उदाहरण है। संगठनात्मक अवरोध कौन सा है इनमें से, फटाफट से आप बताएंगे। संगठनात्मक अवरोध है नीतियाँ और नियम। नीतियाँ और नियम कौन बनाता है, संगठन ही नीति और नियम को बनाते हैं, तो इसीलिए संगठनात्मक अवरोध जो है वो नीतियाँ और नियम से संबंधित अवरोध जो होते हैं वही संगठनात्मक अवरोध कहलाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन से छठा नंबर, संचार अवरोधों को दूर करने का उपाय है। संचार अवरोधों को दूर कैसे किया जा सकता है, सबसे पहली बात विश्वास करके, दूसरी बात खुले दिमाग से काम करें, और तीसरी बात उचित माध्यम का चुनाव करें। तब आप संचार के अवरोधों को, संचार की बाधाओं को रोक पाएंगे, जब आप इन तीनों चीज़ों का प्रयोग कर लेंगे। उपरोक्त डी यानी उपरोक्त सभी का, ठीक है। आगे देखते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। सातवां प्रश्न, दीर्घ सोपान श्रृंखला किस अवरोध का उदाहरण है, बताएं। दीर्घ सोपान श्रृंखला जो है किस अवरोध का उदाहरण है। दीर्घ सोपान श्रृंखला की अगर बात की तो ये संगठनात्मक अवरोध का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और यही पर आठवां क्वेश्चन भी आप देख लें। प्रश्न है संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब क्या होता है, संप्रेषण का मतलब भी एक प्रकार संचार से ही लिया जाता है, कम्युनिकेशन से ही लिया जाता है। संचार की भाषागत बाधाएं कौन सी, यानी कि संचार में क्या क्या बाधाएं आती हैं संप्रेषण में। शब्दों के विभिन्न अर्थ, बिल्कुल, अगर एक शब्द के कई अर्थ होंगे तो भी संचार में बाधा उत्पन्न होगी। इसके अलावा अस्पष्ट पूर्ण धारणाएं अगर होंगी आपकी तो भी दिक्कत होगी, और दोषपूर्ण अनुवाद अगर करेंगे तो भी संप्रेषण में ये सब भाषागत बाधाएँ होती हैं जो कि हमारे समक्ष आती हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन से भैया 9वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है, संप्रेषण की प्रमुख बाधाएं कौन सी हैं। देखिए, अनुवाद संबंधी बाधा, ये भी एक बाधा है। अगर जिससे आप बात कर रहे हैं वो सुन नहीं पाता है तो भी, यानी सुनने संबंधी बाधा भी हो सकती है। इसके अलावा अधिक शब्दों का अगर आप प्रयोग कर दे रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर शब्द के लिए कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यानी ये सभी, इनमें से सभी बाधाएं संप्रेषण की प्रमुख बाधाओं में शामिल हैं। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, संचार भ्रमित होता है जब उसका, संचार भ्रमित तब होता है जब उद्देश्य असफल हो जाता है संचार का, यानी जिस उद्देश्य के साथ हम कम्युनिकेट कर रहे थे, संचार कर रहे थे, वो हमारा उद्देश्य ही असफल हो जाए। इसके अलावा दूसरी बात, रूप विकृत हो जाए, यानी कि जिस रूप में संचार की बात हम करते थे वो रूप एक प्रकार से क्या हो जाए, चेंज हो जाए, वो रूप बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, उस रूप का एक प्रकार से स्ट्रक्चर जो है वो गड़बड़ा जाए, तो ऐसी स्थिति में भी एक प्रकार से संचार भ्रमित होता है। तीसरी बात, मूल भावना में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुँचे, या मूल भावना जो है यानी कि जो मुख्य संदेश है वो एक प्रकार से प्राप्तकर्ता, यानी जहाँ तक आप भेज रहे हैं, जिसके पास आप भेज रहे हैं उसी को प्राप्तकर्ता कहते हैं, रिसीवर तक नहीं पहुँचती है, यानी जिसके पास आपने संचार भेजा उसके पास संचार की जो मूल भावना है वो नहीं पहुँचे, तब भी संचार में बाधा उत्पन्न होती है और संचार भ्रमित हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। जिन छात्रों ने डी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया आंसर देते रहे ऐसे। चलिए, बातचीत मत करें, चले। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 11 नंबर, वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधित अवरोध है, बताएं। वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधित अवरोध कौन सा है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधित जो अवरोध होता है वो होता है उच्च अधिकारियों का व्यवहार। उच्च अधिकारियों का व्यवहार जो होता है ये वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधित अवरोध होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे।
अगला क्वेश्चन है संचार में मानसिक अशांति का तात्पर्य क्या है। मानसिक अशांति का क्या तात्पर्य है भैया। संचार में मानसिक अशांति का संचार मतलब क्या तात्पर्य होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। संचार में मानसिक अशांति का तात्पर्य होता है समझने में असमर्थता। अगर आप समझ नहीं पाते कोई चीज़ तो आप मानसिक अशांति है। प्राप्तकर्ता के मन में भ्रम, ऐसा नहीं मानसिक रूप से कमज़ोर, या वाहक के मन में भ्रम, तो समझने में असमर्थता ही संचार में मानसिक अशांति का तात्पर्य होता है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से संकेत एवं अर्थ बाधाएं हैं। कैसी बाधाएं हैं। शारीरिक बाधाएं संकेत और अर्थ संबंधी बाधा है, तकनीकी बाधा है। तो संकेत और अर्थ क्या होते हैं भैया। संकेत और अर्थ की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार से अर्थ संबंधी बाधा में शामिल है। किस संबंधी में। अर्थ संबंधी बाधा में शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किसे प्रभावी संचार यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन से व्यक्तिगत बाधाओं को दूर किया जा सकता है, बताएं। एक तरीका माना जाता है, बताएं। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, 1 मिनट में मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको। 1 मिनट, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया लंबा, ये चले। क्वेश्चंस क्या है। निम्नलिखित में से किसे प्रभावी संचार से व्यक्तिगत बाधाओं को दूर करने में सहायता करने का एक तरीका माना जाता है। किसे माना जाता है भैया। किसको मानते हैं। श्रवण कौशल में सुधार करके। ये एक प्रकार से अगर आप इफेक्टिव तरीके से सुनेंगे तो प्रभावी संचार होगा। यानी कि अगर श्रोता जो है वो अच्छे तरीके से सुनेगा तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है लोगों को डॉक्टर की लिखावट में किस प्रकार की संचार बाधा का सामना करना पड़ता है। तो एक प्रकार से भौतिक बाधा नहीं, भावात्मक बाधा भी नहीं, भाषा बाधा। चूँकि डॉक्टर लोग घसीटा लिखते हैं, उनका लिखावट का पता आपको नहीं चलता होगा, केवल मेडिकल वाले ही जान पाते क्या लिखा है उसने। ठीक है, तो ये भाषा संबंधी बाधा वहाँ पर आती है संचार में, डॉक्टर के लोगों के द्वारा जब पर्चा वर्चा लिखा जाता है। अगला प्रश्न है आपका भौतिक अवरोध उत्पन्न किया जाता है। भौतिक अवरोध जो होता है खराब संचार से, व्याकरण से, संस्कृति से या शोर से। तो भौतिक अवरोध जो होता है ये शोर से उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, फटाफट से आ जाइए सभी लोग। ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा। ठीक है, चले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, क्रेस्मर महोदय ने प्रश्न आपसे पूछा गया है 16 व्यक्तित्व परीक्षण जो है कारक किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। 16 व्यक्तित्व कारक किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो रेमंड कैटल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा। रेमंड कैटल के द्वारा 16 व्यक्तित्व कारक जो है परीक्षण जो है वो एक प्रकार से प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा। रेमंड कैटल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व स्वप्रतिवेदन मापन का एक उदाहरण है। स्वप्रतिवेदन मापन का एक उदाहरण कौन सा है इनमें से। बिल्कुल राइट आंसर है आपका MMPI। MMPI का मतलब होता है मिनीसोटा, जो एक प्रकार से व्यक्तित्व परीक्षण होता है वही MMPI होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। MMPI एक प्रकार से व्यक्तित्व परीक्षण का स्वप्रतिवेदन मापन की एक तकनीक है। अगला क्वेश्चन से सिगमंड फ्रायड ने कौन सी मूल प्रवृत्ति पर अधिक जोर दिया है। संचय प्रवृत्ति पर नहीं, रचना प्रवृत्ति पर भी नहीं दिया है, इन्होंने काम प्रवृत्ति पर ज़्यादा जोर दिया है। ठीक है, किसने। सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड वही व्यक्ति हैं जो ईड, ईगो एंड सुपर ईगो, इदम, अहम और पराहम की बात करते हैं। सिगमंड फ्रायड वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया। परीक्षा में प्रश्न पूछेगा ईड, ईगो एंड सुपर ईगो की बात कौन करता है। मन की 3 अवस्थाओं के बारे में, चेतन, अचेतन और चेतन की बात, तो यही करते हैं कौन। सिगमंड फ्रायड। ध्यान रखेंगे, मनोविश्लेषणवाद के बड़े ज़बरदस्त विद्वान रहे हैं, उन्हीं के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। व्यक्तित्व का कार्यपालक कहलाता है कौन। व्यक्तित्व का कार्यपालक कौन है। इडम है यानी ईड, अहम यानी कि ईगो एंड पराहम यानी सुपर ईगो, या फिर ये तीनों बताएं। तो व्यक्तित्व का कार्यपालक कहलाता है। व्यक्तित्व का कार्यपालक होता है अहम। ठीक है, ठीक है, अहम जो होता है व्यक्तित्व का होता है ईगो, वो एक प्रकार से कार्यपालक होता है। नैतिक। अगला प्रश्न है आपका नैतिकता यानी मोरलिटी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उस पर कौन काम करता है। इदम, अहम या परअहम या उपरोक्त में से सभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में 100% ये प्रश्न पूछा जाता है। तो नैतिकता के सिद्धांत पर काम करता है पर अहम यानी कि सुपर ईगो। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन से बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो बच्चे का विकासशील जो व्यक्तित्व होता है वो व्यक्ति के शरीर में ग्रंथियों के द्वारा, या विद्यालय में प्राप्त अनुभवों के द्वारा, या फिर परिवार के द्वारा। तो बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व जो होता है इन सभी के द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, व्यक्तित्व के टीएटी मतलब क्या होता है? थियोमेटिक एप्रोसिएशन टेस्ट। टी माने थियोमेटिक, ए माने एप्रोसिएशन, टी माने टेस्ट। हिंदी में प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेस्ट, ठीक है, इसका हिंदी में मतलब होता है। इसमें कार्ड की संख्या कितनी है? अच्छा, जो है थियोमेटिक एप्रोसिएशन टेस्ट यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, या एक प्रकार से थियोमेटिक एप्रोसिएशन टेस्ट को किस विद्वान ने प्रतिपादित किया है? तो उस विद्वान का नाम है मॉर्गन एंड मुरे। दो विद्वानों ने मिलकर के इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, और लगातार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो आप इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। व्यक्तित्व के प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कितने कार्डों की संख्या होती है जब व्यक्तित्व का मापन किया जाता है? तो इसमें 30 कार्डों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, 30 कार्ड का प्रयोग करते हैं इसमें व्यक्तित्व मापन में। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, एक मिनट चले। अगला क्वेश्चन आ चुका है, व्यक्तित्व मापन की किस विधि में समाज के व्यक्तियों से जानकारी लेकर के निष्कर्ष निकाला जाता है? बताएं। तो वो कौन सी विधि होती है जिसमें समाज के व्यक्तियों से जानकारी ली जाती है और निष्कर्ष निकालते हैं? वो होती है समाज मिति विधि यानी कि सोशल विधि होती है वो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के कितने अंग बताए हैं? तो व्यक्तित्व के 3 अंग बताए हैं सिगमंड फ्रायड ने। कितने अंग भैया? 3 अंग बताए हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ता है? वंशानुक्रम का या वातावरण का, यानी कि अनुवांशिकी का या फिर वातावरण का, एनवायरनमेंट का? तो दोनों का प्रभाव पड़ता है, इसका सी ऑप्शन लगाएंगे। उपरोक्त ए एंड बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से, स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को किस आधार पर बांटा है? तो स्प्रेंगर महोदय ने व्यक्तित्व को समाज शास्त्रीय आधार पर बांटा है व्यक्तित्व को। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है आपका, अमानवीय व्यवहार से युक्त व्यक्तित्व होता है सतोगुणी, राजसी, तामसी या उपयुक्त सभी? तो अमानवीय व्यवहार का मतलब होता है तामसी प्रवृत्ति का व्यक्ति। तामसी, क्योंकि 3 प्रकार के गुण होते हैं, एक होता है सतगुण, एक होता है रजगुण और एक होता है तम गुण। ये 3 गुण जो होते हैं ये एक प्रकार से व्यक्तियों में पाए जाते हैं। सतोगुण की अगर बात करें तो देवता और प्रायः जो उच्च कोटि के लोग होते हैं या जो मांस मदिरा इन सभी का सेवन नहीं करते हैं, केवल एक प्रकार से उचित ज़िंदगी, जैसे कि जो ऋषि मुनि होते हैं, जो उच्च कोटि के ब्राह्मण लोग होते हैं, जो पूजा पाठ खूब ज़्यादा करते हैं, वो लोग एक प्रकार से सतोगुण से संपन्न माने जाते हैं। बेसिकली ब्राह्मण और ऋषि मुनि और देवता वगैरह। रजोगुण की अगर बात की तो रजोगुण जो होता है एक राजा का होता है, ठीक है, रजोगुण राजसी होता है। और तमोगुण होता है बेसिकली उन लोगों का जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं और एक प्रकार से राक्षसों जैसी प्रवृत्ति होती है, उनका व्यवहार अलग होता है, कुछ भी पा गए खा लिया। जैसे चाइना वगैरह में आप देखते हैं कोई भी जानवर बचता नहीं है, तो वो सब एक प्रकार से तमोगुणी हैं। तो ये व्यक्ति होते अमानवीय व्यवहार वाले, यानी कि ऐसा व्यवहार जो कि मानव के व्यवहार से बिल्कुल अलग होता है, तो तामसी प्रवृत्ति, ठीक है, तमगुण, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, व्यक्तित्व के वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो वाक्य पूर्ति परीक्षण की अगर बात की जाए तो वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण किया था पाइन और टेंडलर ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, सृजनशील बालक का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी या उभयमुखी? देखिए, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वो होता है, मैं फिर से बता दूं, एक व्यक्ति थे कार्ल जुंग महोदय। कार्ल जुंग महोदय व्यक्तित्व मापन की 2 विधियों के बारे में बताते हैं कि व्यक्तित्व 2 प्रकार का होता है, एक होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व और एक होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। और बाद में विद्वानों ने इसको एक मुखी और बता दिया, उभयमुखी। उभय माने होता है दोनों का मिला करके, यानी कुछ विशेषताएं अंतर्मुखी व्यक्तित्व की होंगी और कुछ विशेषताएं बहिर्मुखी व्यक्तित्व की होंगी, और दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा? उभयचर। जैसे कि जलचर, थलचर और उभयचर। उभयचर माने जो जल में और थल में दोनों में रहे, जैसे सांप वगैरह हो गए, मेढक वगैरह हो गए, ये सब, ठीक है, ये सब उभयचर प्राणी है, यानी कि जल में भी रह सकते हैं और पृथ्वी पर भी रह सकते हैं। क्लियर? तो
तो ऐसे ही दो प्रकार के व्यक्तित्व किसने बताए? कार्ल जुंग महोदय ने बताया। एग्जाम में प्रश्न कई बार विश्वविद्यालय में पूछा गया है, ठीक है। तो कार्ल जुंग महोदय की अगर बात की है तो उन्होंने दो प्रकार के जो व्यक्तित्व बताए हैं, उनमें जो पहला व्यक्तित्व है वो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कैसे होते हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का मतलब ये, ऐसे व्यक्ति जो कि क्या करें, जो कि एक प्रकार से अपने में ही लीन नहीं, दूसरों से कोई मतलब ना हो। घर घुसना जिसको कहते गांव वगैरह में, घर घुसना, वही घर घुसना हो, लेकिन टैलेंटेड हो, पढ़ा लिखा होता है और घर में बैठा अपने से मतलब होता है, ज़्यादा समाज वगैरह में ना निकलता है, ना समाज के लोग उसको जानते हैं। ऐसे व्यक्ति एक प्रकार से प्रायः ना ज़्यादा हंसते हुए, ना ज़्यादा एक प्रकार से मौज मस्ती कर पाते हैं, घर में बैठे रहते एक शांत माहौल के, तो वो होते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व। और इसके ठीक विपरीत होते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बहिर्मुखी व्यक्तित्व जैसे समाज में, जैसे बहिरे निकले, का भैया का हाल चाल है हो, अरे साहब आओ बैठो यार, चलो दुठू आस के मलो, गुटका मलो, ऐसे बोलेंगे, समझे? तो लाओ तो तम्बाकू मलो हो, ऐसे बोलेंगे। और जाएँ गाँव वगैरह में बात करेंगे खूब ज़्यादा, गाँव का बच्चा उनको, अरे फलाने भैया हुए, फलाने भैया आए, फलाने भैया। यानी ऐसा व्यक्तित्व, ये तम्बाकू मकू वाली बनने के बाद तो मैं हंसी मजाक में बोल दी है विनोद के लिए, तो उस पर बच जाइएगा। ये जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है, ये क्या करता है महोदय, ये एक प्रकार से गांव के सभी व्यक्तियों से मिलता जुलता है, हंसमुख स्वभाव का होता है। चाची का हाल, चाची पा लगी, और ठीक ही हो, हाँ ठीक है। बुढ़ियों से बोले, कोनो बढ़िया लड़की जाती वह बोल दे हैं, कोनो व्यक्ति है वो मतलब सबसे बोले हैं, सबसे हंसमुख स्वभाव का खुला व्यक्ति जगह कहा जाता है, वह बहिर्मुखी होते हैं। तो समझो बहिर्मुखी और अंतर्मुखी का हो, तो ये होते हैं बहिर्मुखी और अंतर्मुखी की बात ना। कार्ल जुंग महोदय हो, कार्ल जुंग, ठीक है, ध्यान रखो यका। तो सृजनशील बालक व्यक्तित्व होता है, जो सृजनशील बालक होते हैं, सृजनशील मतलब कि खूब ज़्यादा पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति, या जो एक प्रकार से हर एक चीज़ को अडॉप्ट करता है, ग्रहण करता है, वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का होता है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्डों की प्रयोग किया था? रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण को क्या बोलते हैं, जो है हरमन रोसा नाम के एक व्यक्ति थे, एक विचारक हैं, उन्होंने एक प्रकार से रोसा स्याही धब्बा परीक्षण एक सिद्धांत दिया, व्यक्तित्व मापन की एक प्रकार से ये प्रणाली है, ठीक है। तो इन्होंने उसमें 10 कार्ड के बारे में बताया, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। प्रश्न है, व्यक्तित्व के निर्धारक घटक कौन से हैं? जैविक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकीगत, मतलब कि परिस्थितिगत, या फिर उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल व्यक्तित्व निर्धारक में जैविक यानी कि शारीरिक, सांस्कृतिक और परिस्थितिगत, ये तीनों जरूरी होते हैं घटक। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, जैविक घटकों में सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं जैविक घटकों में? देखिए जैविक घटकों में एक प्रकार से आपका क्या सम्मिलित नहीं है? वंश परंपरा, शारीरिक लक्षण, मस्तिष्क की योग्यता, सांस्कृतिक घटक। तो जैविक घटकों में क्या नहीं संकलित है भैया? सांस्कृतिक घटक चूंकि अपने आप में एक घटक है तो ये नहीं संकलित है, बाकी मस्तिष्क की योग्यता, वंश परंपरा, शारीरिक लक्षण, ये सब जैविक घटकों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन से, व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है, व्यक्तित्व की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो इस परिभाषा को किसने दिया है? बैलेंटाइन ने दिया है। ये प्रश्न लगातार परीक्षा में आया हुआ है और 100% आपकी परीक्षा में आने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बड़ा ही ज़बरदस्त है। प्रश्न है भैया कि पेशेवर वातावरण में, प्रश्न क्या पूछा गया है? पेशेवर वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा उचित सौंदर्य अभ्यास है, बताएं। पेशेवर वातावरण में कौन सा उचित सौंदर्य का अभ्यास है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, सभी लोग बताइएगा। पेशेवर वातावरण में यानी कहीं पर आप जॉब कर रहे हैं, उस दौरान एक प्रकार से उचित सौंदर्य अभ्यास कौन सा है? देखिए, तेज परफ्यूम या कोलोन का अत्यधिक उपयोग करें, बिल्कुल ना करना भाई। उस सेंट गमकौआ तेल मोड़े छोप लियो, यही में नाई जावाजात कहूँ नौकरी करे। नौकरी करने के लिए क्या करे पड़े महोदय? व्यक्तित्व स्वच्छता की अनदेखी करना, अनदेखी नहीं देखभाल करनी पड़ेगी। स्वच्छ आप एकदम से हो, दांत चमक रहे हो, बाल बढ़िया पार्टी पारी हो, पहरे हो कपड़ा बड़ा बढ़िया एकदम ऑफिशियल, ज़्यादा तड़कता भड़कता कपड़ा भी मैं कटा फटा जीन्स पहन लिया है, यो ऐसे ऐसे करके पहुंच गए, ना 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 ना, ऐसे नहीं जाना है, ठीक है। क्या करना है? बालों और नाखूनों की नियमित देखभाल। वाह अरे प्रभु, आएगा उत्तर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। बालों और नाखूनों की नियमित देखभाल करना पेशेवर वातावरण में एक प्रकार से उचित सौंदर्य अभ्यास होता है। कौन सा उचित सौंदर्य अभ्यास होता है? बालों और नाखूनों की नियमित देखभाल करना। सिकुड़े और दागदार कपड़े पहनोगे भैया तो भगा देंगे। तो सबसे पहली बात क्या है? सी ऑप्शन, अपने बाल
ठीक ठाक कटवाएं, ज़्यादा वो कितना कटवाएं, तीर उर मरवा लो, लब अब लिखवा लो, यहीं पर बनवा लो, तीर मार करके बढ़िया है, हीरो बनने के चक्कर में भगा देंगे भैया, नौकरी नहीं मिलेगी सही से। इसलिए ज़रूरी क्या है, बढ़िया बाल एकदम से फट क्लास ठीक ठाक बार हुए, बढ़िया दाढ़ी मोछ एकदम से फिट, हरदम बढ़िया एक पेशेवर तकनीक के माध्यम से कटी हुए या बनवाई गए हुए, बढ़िया व्यवस्थित रहो, ठीक है। कपड़ा एकदम से फार्मल टाइप पहनो, ये सब होते पेशेवर में, यानी नौकरी वगैरह में। दूसरा प्रश्न है, कई रूढ़िवादी कार्यस्थलों में पुरुषों के चेहरे के बालों के लिए उपयुक्त लंबाई क्या होती है? पुरुषों के चेहरे के बाल जो है वो कैसे होने चाहिए भैया? अस्त व्यस्त और लंबा हो चेहरे का बाल, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। केवल क्लीन शेव हो, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं, केवल क्लीन शेव भी उतना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बड़े करीने से सजाया और संवारा गया हो, बिल्कुल, ये ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चेहरों के बालों की लंबाई के लिए कोई विशेष दिशा निर्देश नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है, ठीक ठाक तरीके से आप जो है रहें, ज़्यादा लंबी चौड़ी दाढ़ी भी ना रखें, मतलब ये उचित मात्रा में रहे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, व्यावसायिक परिस्थितियों में नाखूनों को साफ एवं अच्छी तरह से बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्यों महत्वपूर्ण होता है भैया व्यावसायिक परिस्थितियों में? तो देखिए, नाखूनों का पेशेवर उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गलत है ये। रोगाणुओं और संभावित स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए एक प्रकार से बहुत, बिल्कुल यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोगाणुओं और संभावित स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए व्यावसायिक परिस्थितियों में नाखूनों को साफ और अच्छी तरीके से बनाए रखना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पेशेवर परिवेश के लिए तैयार होते समय कार्यस्थल ड्रेस कोड पर विचार क्यों करना चाहिए? ड्रेस कोड सजने संवरने के विकल्पों को प्रभावित नहीं करता, ये गलत है। साज सज्जा एवं ड्रेस कोड असंबंधित है, गलत। यह सुनिश्चित करने के लिए कि संवारने के तरीके संपूर्ण पेशेवर उपस्थिति के अनुरूप हों, बिल्कुल, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन छात्र छात्रों ने सी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है भैया, प्रश्न है, किसी सहकर्मी को बेहतर प्रतिक्रिया देने का विनम्र तरीका क्या होता है? किसी सहकर्मी को बेहतर प्रतिक्रिया देने का जो विनम्र तरीका होता है वो एक प्रकार से क्या है, सार्वजनिक रूप से उनके संवरने के तरीकों की आलोचना करें, गलत। अपनी राय अपने पास रखें, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, निजी तौर पर एवं सहायक तरीके से रचनात्मक प्रतिक्रिया दें, बिल्कुल यही करना चाहिए। किसी भी सहकर्मी को बेहतर प्रतिक्रिया देने का विनम्र तरीका होता है निजी तौर पर और सहायक तरीके से रचनात्मक प्रतिक्रिया दें। अगला क्वेश्चन है, पेशेवर सेटिंग में मेकअप करते समय सुगंध का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए? यानी परफ्यूम कितना मारना चाहिए? कहीं पर अगर आप जा रहे हैं नौकरी के लिए या नौकरी कर रहे हैं तो सुगंध को पूरी तरह छोड़ दें, नहीं, ऐसा भी नहीं है। सुगंध मतलब कि सुगंध, सूक्ष्म सुगंध की न्यूनतम मात्रा लगाएं या तेज़ सुगंध का अभिभूत करें, नहीं। केवल शाम के कार्यक्रमों के दौरान सुगंधों का प्रयोग करें, नहीं। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा, सूक्ष्म सुगंध की न्यूनतम मात्रा, यानी कि कम महकने वाला परफ्यूम लगाएं और कम मात्रा में लगाएं, ये ज़रूरी होता है। क्लियर? आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। किसी और को मेकअप संबंधी सलाह देने का विनम्र तरीका क्या होता है? उनके मेकअप विकल्पों की खुल करके आलोचना करें, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। कोई मेकअप अगर लगाया हुआ है तो आप उसकी आलोचना करेंगे कि अरे मेकअप कर नहीं पाती हो, अच्छा नहीं लगता है, ये वो दुनिया भर का नहीं बताना चाहिए। आपको सीधे सीधे अपनी राय अपने पास रखें, ऐसा भी नहीं। सहायक तरीके से रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करें या उनकी मेकअप प्राथमिकताओं का मजाक उड़ाइए, ये गलत है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, सहायक तरीके से रचनात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। दांतों को फ्लॉस करने का सबसे अच्छा समय कब होता है? दांतों को फ्लॉस करने का सबसे अच्छा समय होता है ब्रश करने से पहले, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपको अपने टूथब्रश या टूथब्रश हेड को कितनी बार बदलना चाहिए? तो लगभग आप 3-4 महीने में बदल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, धूम्रपान ओरल हाइजाइन एक प्रकार से व्यक्तिगत स्वच्छता से रिलेटेड है, उसको कैसे प्रभावित करता है? तो क्या होता है धूम्रपान से दांतों में दाग और सांसों से दुर्गंध आने लगती है, ठीक है, बी ऑप्शन। यानी कि जब आप सिगरेट वगैरह पिएंगे दांतों से दुर्गंध आएगी और एक प्रकार से आपके दांतों में दाग भी पड़ जाएंगे। क्लियर? आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है, चले जानने का प्रयास करते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न है, लिखित संप्रेषण जो होता है, लिखित संप्रेषण मौखिक संप्रेषण से क्या होता है भैया? संप्रेषण से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि लिखित संप्रेषण मौखिक संप्रेषण से श्रेष्ठ इसलिए होता है
क्योंकि लिखित प्रमाण होता है, लिखित में जब लिखित संप्रेषण जो होता है उसमें एक प्रकार से लिखित प्रमाण होता है। कोई चीज़ जो बोली बताई जाती है वो लिख करके दिखाई जाती है, तो एक प्रमाण होता है कि भाई हमने इनसे ये बात करी। इसीलिए लिखित साक्ष्य जो होते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बजाय कई बातों पर। ठीक है, अगला प्रश्न है मौखिक संप्रेषण उपयुक्त है लिखित प्रमाण के लिए, संबंधों में सुधार के लिए, लंबे संदेशों के लिए या भविष्य में संदर्भ की प्राप्ति के लिए? बताएं। मौखिक संप्रेषण उपयुक्त है, मौखिक संप्रेषण उपयुक्त होता है संबंधों में सुधार करने के लिए। किसमें? संबंधों में सुधार करने के लिए मौखिक संप्रेषण उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन से भावनाओं संवेगों को व्यक्त करने का माध्यम क्या होता है? तो मौखिक संचार सांकेतिक या लिखित? बताए। भावनाओं संवेगों को व्यक्त करने का जो एक प्रकार से होता है वो सांकेतिक संचार होता है, अपने हाव भाव चेहरे का, ये सब सांकेतिक संचार में ही एक प्रकार से हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। मौखिक संचार संचार प्रक्रिया में सर्वोपरि है क्योंकि इसमें शब्दों के साथ साथ शारीरिक भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त कथन किसने कहा? तो मौखिक संचार की परिभाषा को देते हुए किसने कहा कि संचार प्रक्रिया में मौखिक संचार सर्वोपरि होता है, सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें शब्दों के साथ साथ शारीरिक भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। किसने कहा इस बात को? इस कथन को कहा था किसने भैया? वाइले महोदय ने कहा था। बी ऑप्शन में दिए हैं वाइले महोदय, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से दृश्य श्रव्य संचार के साधन। दृश्य श्रव्य संचार में जैसे कि इंटरनेट हो गया, सेलुलर फोन्स हो गए, फैक्स हो गए, ये तीनों आते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? ये चीज़ें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब भी आपके ऑप्शन में डी ऑप्शन मिले उपयुक्त सभी, और खास करके कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में लगभग आपका 99.99% जो होता है आपका डी वाला ऑप्शन ही, उपयुक्त डी वाला ही सही होता है, उपयुक्त सभी वाला। और इसमें अगर लास्ट में देख लें, अगर हैं भी दिया हुआ है, हैं दिया हुआ है तो प्लूरल नाउन हो गया आपका, ठीक है, बहुवचन हो गया, तो ये हमेशा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये आपका पता चल रहा है कि 3-4 चीज़ों के बारे में बातचीत हो रही है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और यहाँ पर दृश्य श्रव्य साधन का मतलब होता है जिसमें आप जैसे टीवी आप देखते हो, टीवी में आप आँख से देखते भी हो और कान से आवाज़ भी आपको सुनाई पड़ती है, तो वही दृश्य श्रव्य साधन होता है जिससे आप देख भी पाए और सुन भी पाए। रेडियो कैसा साधन है? अब आप बताओ। रेडियो आकाशवाणी जिसको बोलते हैं, ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी हिंदी में कहते हैं, तो उसको एक प्रकार से वो कैसा साधन है? वो केवल और केवल श्रव्य साधन है। श्रव्य का मतलब होता है केवल सुनाई पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता है। केवल बाजा आप देखते हैं, जो व्यक्ति बोल रहा है उसको आप नहीं देखते। जैसे कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, अब हमारी वीडियो देख रहे हैं तो ये कैसा साधन है? ये आपका श्रव्य और दृश्य दोनों है, यानी कि आपको मैं दिखाई भी पड़ रहा हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ वो आप तक सुनाई भी पड़ रहा है, यानी कि ये श्रव्य दृश्य दोनों है। दृश्य साधन केवल जैसे समाचार पत्र होगा, केवल आप उसको देख सकते हैं। क्लियर? आप उसको सुन नहीं सकते। लेकिन जब आप समाचार टीवी पर देखते हैं तो वो आपका दृश्य श्रव्य दोनों हो जाता है, या श्रव्य दृश्य दोनों हो जाता है। क्लियर? ओके, चले। दृश्य श्रव्य साधन के ये साधन है सारे। अगला क्वेश्चन से इंटरनेट के प्रयोग में आने वाली समस्या नहीं है। इंटरनेट के प्रयोग में कौन सी समस्या नहीं आती भाई? देखिए, वायरस की समस्या आती है, भाषा संबंधी समस्या नहीं आती, हैकिंग की समस्या भी इंटरनेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, भाषा ही संबंधी समस्या नहीं आती है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन से भैया, संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं का हस्तांतरण है, चाहे वह उसमें विश्वास व्यक्त करे या ना करे। इस कथन को किसने कहा था? इस कथन को कहा था कुंतज और ओडेरिल ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से किस विद्वान ने या किस विद्वान के अनुसार यदि प्रेसित संदेश यानी भेजा गया संदेश जो होता है उसी को प्रेसित संदेश कहते हैं, वो प्राप्त करता है, नहीं जहाँ भेजा गया जिसके पास उसकी समझ में नहीं आता, जिसके पास भेजा है उसकी समझ में नहीं आता है, तो संचार प्रक्रिया अधूरी ही रहती है। ऐसा किसने कहा था? तो ये बताया था किसने भैया? फटाफट से आप बताएंगे। इसको कहा था डेविस महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से संचार के बिना किस प्रबंध कार्य की कल्पना नहीं की जा सकती? तो संचार के बिना किस प्रबंध कार्य की कल्पना नहीं की जा सकती है? संचार के बिना किसका काम नहीं हो सकता भैया? संचार के बिना आप निर्देशन नहीं दे सकते हैं, ठीक है, डायरेक्शन नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है संचार के प्रकार हैं मौखिक, लिखित और सांकेतिक, ये तीनों संचार के प्रकार हैं। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये प्रश्न हमेशा आता रहता है, ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर हैं दिया हुआ है, हैं या बूंदी रखी है, और यहाँ पर उपयुक्त सभी दिया हुआ है। ऐसे पेपर में आपको मिलेगा, डी लगा देंगे आँख मूंद करके। अगला क्वेश्चन से व्यावसायिक संदेश वाहन उसी समय पूर्ण माना जाएगा जब, तो व्यावसायिक संदेश वाहन उसी समय पूर्ण माना जाएगा जब क्या होगा? जब एक प्रकार से संदेशदाता
प्राप्तकर्ता दोनों उनका समान अर्थ लगाएं, तभी व्यावसायिक संदेशवाहन उसी समय पूर्ण मान लिया जाएगा जब जिसने जो भेजा है, जो संदेश जिसने भेजा है वही संदेश जिसके पास गया है, वही सेम संदेश दोनों समझे, वही अर्थ लगाएं उसका, तब एक प्रकार से संदेश पूर्ण माना जाता है। अगला क्वेश्चन से व्यावसायिक संचार की विशेषताएं हैं, यहाँ पर हैं दिखा, डी में उपरोक्त सभी दिखा, मैंने लगा दिया डी ऑप्शन। अब पढ़ लेते हैं कि भाई कैसा सही है। व्यावसायिक संचार कॉमर्शियल जो एक प्रकार से कम्युनिकेशन होता है, मानव से संबंधित बिल्कुल होता है, सतत हो यानी हमेशा होता है, व्यवस्थित प्रक्रिया में एक सिस्टमेटिकल वे में होता है, बिल्कुल होता है, और प्रतिक्रिया भी इसमें शामिल होती है, बिल्कुल। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन से फैक्स प्रणाली के आविष्कार करता है। फैक्स प्रणाली के आविष्कारकर्ता कौन है बताएं। तो फैक्स प्रणाली के आविष्कारकर्ता कौन है? बिल्कुल अलेक्जेंडर बेन जो हैं, उन्होंने फैक्स प्रणाली का एक प्रकार से आविष्कार किया है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से मौखिक संचार की आधुनिक और प्रचलित तकनीक है, बताएं। मौखिक संचार की आधुनिक और प्रचलित तकनीक कौन सी है? मौखिक संचार की आधुनिक और प्रचलित तकनीक है आपकी सेलुलर फोन्स। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अनुपलब्ध व्यक्ति के लिए संदेश जोड़ने हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है? अनुपलब्ध व्यक्ति के लिए संदेश जोड़ने के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है? फटाफट से आप बताएंगे। तो कौन सी तकनीक प्रयोग करी जाती है भैया? तो वॉइस मैसेज सिस्टम का प्रयोग करते हैं। किसका? वॉइस मैसेज सिस्टम। जैसे अनुपलब्ध व्यक्ति के लिए, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि अनुपलब्ध है, जिसका फ़ोन नहीं लग रहा है, उस समय वॉइस सिस्टम भेजा जाता है। वॉइस मैसेज सिस्टम पहले होता था, वॉइस सिस्टम मैसेज पहले होता था। जैसे जब छोटे फ़ोन्स होते थे और मान लेते हैं आप फ़ोन कर रहे हो और उसके पास फ़ोन नहीं लग रहा है, तो आप एसएमएस वगैरह करते थे, या एसएमएस भी नहीं जा रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आप वॉइस एसएमएस कर सकते थे। ठीक है कि भाई जब वो स्विच ऑफ खोलेगा या जब भी उसका फ़ोन खुलेगा तो एक प्रकार से उसके पास वॉइस संदेश पहुंच जाएगा। ये एक प्रकार से वॉइस सिस्टम होता था पहले। अब तो लगभग में सारी चीज़ें अलग हो गई हैं, पूरा सिस्टम में बदल गया है, तो अब कोई दिक्कत नहीं होती। हालांकि हाँ, फिर भी जो है ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ें हुई हैं। समाज बहुत तीव्र गति से वृद्धि किया है और आगे बढ़ते चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। साक्षात्कार का उद्देश्य, साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। साक्षात्कार का उद्देश्य बताइएगा। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? इंटरव्यू होता है। साक्षात्कार का उद्देश्य जो होता है व्यवहार को जांचना, बिल्कुल ठीक है। संप्रेषण योग्यता को परखना और आईक्यू लेवल जांचना। आईक्यू लेवल क्या होता है बाबू? आईक्यू लेवल की अगर बात करें तो आईक्यू लेवल मतलब होता है आई और क्यू, ये दो शब्दों से मिलकर के बना आईक्यू। ठीक है, एक मिनट सॉरी बड़ी मेहनत लगती ठीक है चले, बुरा मत मानिएगा प्रभु। चले, आईक्यू लेवल, आई माने होता है इंटेलिजेंट और क्यू माने होता है कोसेंट। इंटेलिजेंट कोसेंट, बुद्धि लब्धि हिंदी में कहते हैं। बुद्धि लब्धि मापने के लिए बेसिकली एक सूत्र होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। किसी व्यक्ति की मान लेते हैं वो उम्र में अभी 10 साल का है, 1 मिनट के लिए मैं समझा रहा हूँ। कोई व्यक्ति उम्र में मान लेते 10 साल का है, यानी उसकी वास्तविक आयु जो है वो 10 साल की है, और वो एक प्रकार से काम कैसा कर रहा है, जैसे एक 20 साल का बच्चा जैसे बिहेवियर रखता है, जैसे काम करता है, तो 20 साल के बच्चे जैसे व्यवहार कर रहा है। तो ये इसका 20 साल से व्यवहार कर रहा है, ये हो गई उसकी क्या भैया? ये हो गई उसकी मानसिक आयु। बड़े ध्यान समझिएगा, मानसिक आयु। ठीक है, अकताइए मत, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, क्योंकि जल्दी काम सुअर करते हैं, इंसान नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। जल्दी काम कौन करता है? जल्दी काम सुअर करते हैं। जल्दी काम कौन करता है? कुत्ते बहुत जल्दी काम करते हैं, इसीलिए मिस्टेक हो जाती कभी कभी। इसीलिए इंसान के पास दिमाग है, अस्थिलय से आराम से धीरे धीरे पढ़ो। कहूँ पानी नहीं बरसन ना पाथर पड़ता है। और अगर आपसे विनम्र निवेदन है, करबद्ध हुई के यानी हाथ जोड़ के, कि अगर कोनो हमसे गलती हुई थी तो तुरंत उसको आप बता दीजिए गुरुजी ये आप एक प्रकार से आप ऐसा मत बोला करें, या इस तरीके के ना पढ़ाएं, जैसा आपको उचित लगे आप कमेंट करेंगे। मैं आप सभी कमेंट देखूंगा, क्या क्या गलतियां हमारे अंदर हैं, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो लेकिन अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूं कि कोई त्रुटि ना हो। मैं पूरी कोशिश करता हूं, दिन रात आपके लिए मेहनत करता हूं। तो मानसिक आयु जो होती, मेंटल जो एज है, वो 20 साल के बच्चे से व्यवहार कर रहा है। वास्तविक आयु का मतलब क्या होता है? वास्तविक आयु का मतलब होता है यानी कि कितने वर्ष का है इस समय पर्टिकुलर, यानी कि उसकी रियल आयु, वास्तविक आयु। ठीक है,
वास्तविक आयु की अगर बात की जाए तो वास्तविक आयु उसकी कितनी है भैया, वास्तविक आयु जो है वो 10 साल की है। गुणे 100, यही होता है भैया सूत्र। अब काट दो, 0 से 0 कट गया एक ठो, और इससे गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 200। अरे बाप रे बाप, 200 का IQ लेवल। प्रतिभाशाली बाप हो, प्रतिभाशाली नहीं, 10-12 प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली का स्क्वायर 3 स्क्वायर लगा दो और ज़्यादा। मतलब कि 200 बुद्धि लब्धि बहुत होता ही नहीं कि हो, पहली बात। अगर होबो करे तो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। 110 से ऊपर बुद्धि लब्धि अगर हो जाती तो जान लो ठीक ठाक बच्चा प्रतिभाशाली है, टैलेंटेड है, पढ़ा लिखा है, ठीक ठाक है। 110, 90 से 110 के बीच में अगर होती तो ठीक ठाक माना जाता है, एक एवरेज, ठीक है। अगर कम होती 50-60 के आसपास, व्यक्ति मूढ़ गूढ़, मतलब एकदम से बेकार है, कोई मतलब नहीं उसका। तो ये बुद्धि लब्धि होती है, इंटेलिजेंट कोशेंट। तो साक्षात्कार का बेसिकली फंडा होता है व्यवहार को जानना, व्यक्ति के संप्रेषण योग्यता नहीं, किस तरीके से कम्युनिकेट करता है वो, उसको परखना, IQ लेवल की जांच करना। डी ऑप्शन पर सभी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, नियुक्ति के लिए आवेदकों का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित किया जाता है। नियुक्ति के लिए कहीं पर जो एक प्रकार से भर्ती के लिए आवेदक जो होते हैं उनका मूल्यांकन करने के लिए क्या आयोजित करते हैं, तो उसके लिए हम लोग साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का आयोजन करते हैं, ठीक है। इंटरव्यू लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बनावटी साक्षात्कार का संचालन कितने चरणों में होता है। बनावटी साक्षात्कार का जो एक प्रकार से जो संचालन होता है वो 4 चरणों में होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, मानसिक दबाव साक्षात्कार का भाग है। मानसिक दबाव जो होता है वो साक्षात्कार का गहन साक्षात्कार का भाग है। गहन साक्षात्कार मानसिक दबाव में ही आता है, मतलब मानसिक दबाव जो है वो गहन साक्षात्कार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सफल सामूहिक विचार विमर्श की आवश्यक शर्त है। सफल सामूहिक विचार विमर्श की जो आवश्यक शर्त है उसमें विचारों का आदान प्रदान करना, सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण, उद्देश्यों की प्राप्ति। बिल्कुल डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन से, समूह विचार विमर्श है। समूह विचार विमर्श क्या है। समूह विचार विमर्श जो होता है वो मौखिक संचार होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, समूह विचार विमर्श का उद्देश्य क्या है। समूह एक बनता है जिसमें विचार विमर्श होता है किसी मुद्दे को लेकर के। उसका उद्देश्य क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान करना, बिल्कुल, सुझाव प्राप्त करना और निर्णय लेना। ये तीनों एक प्रकार से उद्देश्य होते हैं। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, समूह विचार विमर्श के दौरान अध्यक्ष का उत्तरदायित्व क्या होता है। अध्यक्ष का उत्तरदायित्व क्या होता है, नियमों को सही तरीके से बनाए ताकि एक प्रकार से जो गोष्ठी है, जो विचार विमर्श हो रहा है समूह में, वो अच्छे तरीके से चलता रहे, ठीक है, कोई बाधा ना उत्पन्न होने पाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, विचार विमर्श की संपूर्ण प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो उसको रिकॉर्डर बोलते हैं। बिल्कुल डी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, समूह विचार विमर्श का दोष क्या है। समूह विचार विमर्श का दोष होता है क्या भैया, जब इसमें व्यर्थ बातें होने लगती हैं। बिल्कुल, श्रम का विभाजन जरूरी है, अधिक जानकारी और सहभागिता, ये सब एक प्रकार से विचार विमर्श के लाभ हैं। जबकि व्यर्थ बातें जब होती हैं तो वही एक प्रकार से समूह विचार विमर्श का दोष हो जाता है। व्यर्थ बातें, हर एक चीज़ में दोष होता है। जैसे कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ अभी और मैं आपको तमाम प्रकार की इधर उधर की बातें बताऊँ, ठीक है, तो ये एक प्रकार से दोष ही माना जाएगा पढ़ाई की स्थिति में। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवा दें, ठीक है। आपके लिए ही मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ ऐसा करें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भैया, निम्नलिखित में से कौन सी सफल सामूहिक विचार विमर्श की आवश्यक शर्त है। सफल सामूहिक विचार विमर्श की आवश्यक शर्त इनमें से कौन सी है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो सफल सामूहिक विचार विमर्श की जो एक प्रकार से शर्त है, आवश्यक शर्त, विचारों का आदान प्रदान, उद्देश्य की प्राप्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण, ये तीनों होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक परिचर्चा के तत्व हैं, यहाँ पर हैं दिखा, डी में इनमें से सभी दिखा, राइट आंसर हो जाएगा। लगभग आपका डी में अगर उपरोक्त सभी दिया है, लाभ पूछा गया, हानि पूछी गई, विशेषता पूछा गया, तत्व पूछा गया, प्रकार पूछा गया, ऐसे कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है विशेषता वगैरह, तो सॉरी आपका डी ही हमेशा सही होता है। क्लियर, यानी कि उपरोक्त सभी, इनमें सभी। तो सामूहिक परिचर्चा के तत्व में समूह का छोटा होना, बिल्कुल, समस्या का हल खोजना और समस्या का होना, ये बहुत जरूरी होता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी समूह परिचर्चा के तत्व में शामिल हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, आप देखें यह भी प्रश्न उसी टाइप का है। प्रश्न क्या पूछा गया आपसे महोदय, प्रश्न सामूहिक परिचर्चा के लाभ हैं।
अब यहाँ पर हैं दिया हुआ है, हैं पे बूंदी रखी है यानी, और डी में देखें सभी दिया, इनमें से सभी, बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। अब लाभ देखें, विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न विशेषताओं का प्रयोग करना, बिल्कुल ये भी एक लाभ है। विचारों की विविधता का होना और विशेषज्ञों की राय का लाभ मिलना, ये सभी लाभ एक प्रकार से सामूहिक परिचर्चा के होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सामूहिक परिचर्चा के दोष हैं, अब दोष हैं यहाँ पर हैं दिया हुआ है, देखते हैं डी में इनमें से सभी दिया है क्या, बिल्कुल दिया है। डी ऑप्शन लगा दिया मैंने, आंख मूंद करके लगा दिया, मैंने पढ़ा भी नहीं, देख लेते फिर भी सही कि गलत। सामूहिक परिचर्चा के दोष में आवश्यक बातों का आना, बिल्कुल। राय और विचारधारा का अलग होना और प्रणाली का महंगा होना, अगर अनावश्यक बातें आ जाती हैं उसमें तो दिक्कत है। राय और विचारधारा अलग अलग होती है व्यक्तियों की तो भी समूह चर्चा की ही दिक्कत है। प्रणाली का महंगा होना, ये भी एक प्रकार सामूहिक परिचर्चा के दोष में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी दोष हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है सामूहिक चर्चा के तत्व में शामिल हैं लिखा हुआ है, तत्व में शामिल हैं, और डी ऑप्शन में ऊपर सभी दिया हुआ है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए सामूहिक चर्चा के में उद्देश्य, नेतृत्व और विषय तीनों तत्व शामिल होते हैं, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है सामूहिक चर्चा के दौरान ध्यान देने या ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अब बातें हैं यानी कई बातें हैं, एक बातें तो होगी नहीं ध्यान रखने योग्य, इसीलिए अब कई बातें हैं तो हमेशा आपको एक प्रकार से ऐसे प्रश्न लगभग 15 से 20 प्रश्न आपके परीक्षा में उपरोक्त सभी वाले आते हैं, उनमें से लगभग 15 अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनमें से लगभग 14 क्वेश्चन आपके एकदम 100% सही होंगे। एक आध क्वेश्चन हो सकता है गड़बड़ा जाए, लेकिन वो भी आपका सही ही होगा, ठीक है। तो सामूहिक चर्चा के दौरान ध्यान रखने की बातें, बोलने में वाक्पटुता यानी आप अच्छे तरीके से बोल पा रहे हो किसी चीज़ को, सहमत करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, और विचारों की परिपक्वता आपकी होनी चाहिए, बिल्कुल डी ऑप्शन ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है भैया। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इस प्रश्न को एक प्रकार से बहुत ध्यान से इस वीडियो के प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आपके आते रहते हैं। क्लियर, चले कहाँ भाग गए हो? चलो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत होती है परिवार से, समाज से, विद्यालय से, या इनमें से किसी से नहीं। तो व्यक्तित्व के निर्माण की यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहाँ शुरू होता है? समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, बताएं आप। समाज की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है आपकी परिवार। तो परिवार से ही एक प्रकार से जो एक प्रकार से कोई भी सामाजिक स्तरीकरण की क्या बोलते हैं उसको, सोशलाइजेशन, यानी एक प्रकार से समाजीकरण की अगर बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, व्यक्तित्व विकास की बात करें, तो सब परिवार से ही शुरू होता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में व्यक्तित्व किस पर आधारित होता है? तो आधुनिक काल में व्यक्तित्व जो होता है वो किस पर आधारित होता है भैया? वो सर्वांगीण विकास पर आधारित होता है, यानी कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है। सर्वांगीण मतलब कि मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, लैंग्वेज विकास, और ऐसे तमाम प्रकार के विकास पर एक प्रकार से फोकस करता है। कौन? व्यक्तित्व, ठीक है। आधुनिक काल में व्यक्तित्व जो होता है, व्यक्तित्व मतलब बोलता है पर्सनालिटी। अब कुछ लोग व्यक्तित्व का मतलब या अंग्रेजी में जो पर्सनालिटी शब्द है वह सोचते हैं पर्सनालिटी मतलब जो हास्ट पुष्ट हुए, बढ़िया जिम उम करत हुए, सिक्स पैक बनाए हुए टाइगर सराफ, यस, वह एक प्रकार से पर्सनालिटीदार व्यक्ति। ना ही, गलत हो आप। पर्सनालिटी वह का कहत हैं, पर्सनालिटी उसको कहते हैं जिसमें क्या हो, टैलेंटता हो, यानी कि वो पढ़ने में भी ठीक ठाक हो, बोलने में ठीक ठाक हो, कहीं पर समाज में जाए तो उसकी इज्जत भी होती हो, शरीर भी ठीक ठाक हो, स्वस्थ हो व्यक्ति, यानी केवल और केवल शारीरिक गतिविधि या शारीरिक सुडौलता के आधार पर आप किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी के बारे में नहीं बता सकते। इसलिए पर्सनालिटी केवल शारीरिक नहीं होती, पर्सनालिटी मानसिक होती है, संज्ञानात्मक होती, इमोशनल होती है, कई प्रकार की होती है। क्लियर? बिल्कुल, लाइक ठोको। आप सोच रहे होंगे गुरु बाबा कितना लाइक करवाए वीडियो का। लाइक जितने करते उतने मज़ा आवत है, उतने अच्छा लागत है, यही लिए कही थे लाइक करे का। बाकी कोनो वैसे जो है कोनो प्रेशर ना ही करी था आपके ऊपर, जगह करे मन कहे ते करे, जगह करे ना मन कहे ते लाइक ना करे भैया। चलो, आधुनिक काल में व्यक्तित्व किस प्रकार आधारित होता है, मतलब किस पर आधारित होता है? तो सर्वांगीण विकास पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है? बताएं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है, इसको कहा था गिलफोर्ड महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन से किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणात्मकता होती है, बताएं। तो व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणवत्ता होती है व्यक्तित्व। ये वुडवर्थ महोदय ने कहा था। किसने कहा था? वुडवर्थ महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, किसके अनुसार हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था वाटसन महोदय ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर ले रहा हूँ ताकि पूरा दिखे आपको। ओके, चले प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है महोदय। प्रश्न है कि मतलब तो किसके अनुसार हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है, किसने कहा था? फटाफट से आप बताएंगे। तो हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है, इसको वाटसन महोदय ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार व्यक्तित्व आदतों की उन व्यवस्थाओं का समन्वय होता है जो वातावरण के साथ या पर्यावरण के साथ व्यक्ति के विशिष्ट अभियोजना का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि व्यक्तित्व आदतों की एक व्यवस्था होती है और उन्हीं व्यवस्थाओं का समन्वित रूप होता है जो वातावरण के साथ व्यक्ति की विशिष्ट अभियोजना का प्रतिनिधित्व करता है। इस कथन को किसने कहा था? बड़े अच्छे विद्वान हैं केम्प महोदय, उन्होंने इस कथन को कहा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वातावरण के साथ सामान्य और अस्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है, किसने कहा? तो वातावरण के साथ सामान्य और अस्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है, ऐसा बोरिंग महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, किसके अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? अभी मैंने इससे पहले बताया था। इसको किसने कहा था? ये बैलेंटाइन ने कहा था। किसने? बैलेंटाइन ने। ये प्रश्न लगातार परीक्षा में से पूछे गए प्रश्न हैं। व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, बैलेंटाइन ने कहा था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। ये कथन किसका है? ये अल्पोर्ट महोदय ने कहा था व्यक्तित्व की परिभाषा देते हुए। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। इसको कैटल ने कहा था, रेमंड कैटल। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है? व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है, ये किसने कहा? तो इसको कहा था डेसिल महोदय ने। ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं डेसिल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, किसके दृष्टिकोण से व्यक्तित्व आत्मज्ञान का दूसरा नाम है और यह पूर्णता का प्रतीक है? किसका? व्यक्तित्व जो है किसका दूसरा नाम है? आत्मज्ञान का दूसरा नाम व्यक्तित्व है और पूर्णता का प्रतीक है। ये कौन सा दृष्टिकोण मानता है? तो ये एक प्रकार से दार्शनिक दृष्टिकोण मानता है। फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रकार से व्यक्तित्व को इस रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कौन सा दृष्टिकोण सबसे उचित दृष्टिकोण है क्योंकि इसमें वैज्ञानिकता पाई जाती है? तो बताइए कौन सा दृष्टिकोण सबसे उचित होता है भैया? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जो होता है इसमें वैज्ञानिकता पाई जाती है, इसीलिए सबसे उचित दृष्टिकोण यही होता है व्यक्तित्व मापन का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। निश्चित तौर पर आपके समझ में सारे प्रश्न आ रहे होंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन से, वह गुण जो बालक या व्यक्तित्व को अपने माता पिता या पूर्वजों से मिलता है क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं वंशानुक्रम। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बालक का विद्यालय, खेल का मैदान, समाज, परिवार आदि कारक किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं भैया? ये सब वातावरण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जो प्रभावित करते हैं बच्चे को। अगला क्वेश्चन से, किसके अंतर्गत बालक की रुचि, अभिरुचि, अभिक्षमता, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। अगला क्वेश्चन से, मनोविश्लेषणवाद ने व्यक्ति के जीवन के कितने वर्ष व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण बताए हैं? तो प्रारंभिक 5 वर्ष जो होता है बच्चे के विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने बांटा या किसने वर्गीकृत किया? तो व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर क्रेस्मर महोदय ने बांटा। किसने बांटा? क्रेस्मर महोदय ने बांटा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा भैया। चलें, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न आ चुका है, प्रत्येक संदेश वाहन बताएं भैया।
प्रत्येक संदेश वाहन जो होता है वो उसका प्रारंभ विचारों से होता है, यह कथन किस विद्वान का है? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो रैंडल ने इसको कहा था किसने कहा था भैया? रैंडाल महोदय ने कहा था कि प्रत्येक संदेश वाहन का प्रारंभ विचारों से होता है। ठीक है, रैंडल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, समस्या को ठीक ढंग से प्रस्तुत करना ही आधा निवारण होता है, किसने कहा? तो समस्या को ठीक से प्रस्तुत कर देना ही आधा निवारण होता है, इसको जॉन डीवी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न, संप्रेषण एक व्यक्तित्व या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। संप्रेषण की या संचार की परिभाषा ऐसे किसने दी? थियो हैमन ने कहा था कि संप्रेषण जो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित, यानी उसको दूसरे तक पहुंचाने के लिए, एक दूसरे तक जाने के लिए हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है, ये थियो हैमन ने कहा था। अगला प्रश्न, संदेश वाहन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों का यानी कि फैक्ट्स का, विचारों का, सम्मितियों का अथवा इमोशंस का, भावनाओं का विनिमय होता है। विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान, एक्सचेंज होता है। यह कथन किसका है? इस कथन को किसने कहा था? न्यूमैन एंड समर ने कहा था। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। सॉरी। अगला क्वेश्चन आ चुका है, संप्रेषण के संबंध में गलत है। संप्रेषण के संबंध में क्या गलत है? देखें, संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल, कम्युनिकेशन एक सतत प्रक्रिया हमेशा से होती आई है और हमेशा होती रहेगी। यह एक प्रबंधकीय प्रक्रिया भी है, मैनेजमेंटल प्रक्रिया है। बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। यह एक द्विमार्गी प्रक्रिया, बिल्कुल द्विमार्गी भी है, यानी कि इसमें एक प्रकार से एक व्यक्ति सुनने वाला, एक व्यक्ति बोलने वाला होता है। क्लियर? एक मार्गी प्रक्रिया ये नहीं होती है। कभी भी संचार एक व्यक्ति के बीच में नहीं होता, कम से कम दो व्यक्ति और अधिक से अधिक कई व्यक्ति हो सकते हैं। तो यही एक प्रकार से गलत है, बाकी तीनों सही हैं। अगला पॉइंट है, संप्रेषण क्या है? संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया भी है, एक प्रबंधकीय प्रक्रिया भी है और एक द्विमार्गी प्रक्रिया भी है। डी ऑप्शन पर सभी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न, संप्रेषण ही वह साधन है जिसके द्वारा किया जाता है। तो संप्रेषण ही वह साधन है जिसके द्वारा क्या करते हैं? जिसके द्वारा हम परिवर्तनों को लागू करते हैं, व्यवहार को क्रियान्वित करते हैं और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, संदेश वाहन को क्रम, संदेश वाहन का क्रम होता है। संदेश वाहन का जो क्रम होता है वो एक प्रकार से अधोगामी और ऊर्ध्वगामी दोनों होता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त दोनों, यानी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन से, संप्रेषण में संदेशों का आदान प्रदान हो सकता है, बताएं। तो संदेश में मतलब संप्रेषण में, संचार में संदेशों का आदान प्रदान मौखिक भी होता है, लिखित भी होता है और सांकेतिक भी होता है, यानी इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी तरीके से होता है। अगला प्रश्न, संदेश वाहन के न्यूनतम पक्षकार होते हैं। तो संदेश वाहन के न्यूनतम पक्षकार कम से कम दो व्यक्ति जरूर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन से, संप्रेषण का प्रमुख उद्देश्य किसी व्यक्ति, किसी समूह या किसी बात में परिवर्तन करना है, प्रतिकूल प्रवृत्ति को समाप्त करना है। यह कथन किसका है? इस कथन को किसने कहा था? अर्नेस्ट डेसल ने कहा था। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संप्रेषण का उद्देश्य नहीं है? इनमें से संप्रेषण का उद्देश्य क्या नहीं भैया? देखिए, सही सूचनाओं और संदेशों का प्रेषण करना, बिल्कुल। मधुर औद्योगिक संबंध, ये दोनों एक प्रकार से संप्रेषण के उद्देश्य हैं। नीतियों का प्रभावोत्पादकता, ये भी है। भ्रम उत्पन्न करना, संदेश वाहन का उद्देश्य नहीं है या संप्रेषण का उद्देश्य नहीं, तो यही गलत हो जाएगा। यानी कि एक प्रकार से इस कथन में नहीं पूछा गया, यानी कि यही वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण कार्य है, संप्रेषण कार्य क्या है? संप्रेषण कार्य की अगर बात की जाए तो कर्मचारियों को सूचना उपलब्ध करवाना, ये भी संचार का कार्य है। संप्रेषण का प्रबंध को सूचना उपलब्ध कराना, ये भी काम है। और पूर्तिकर्ताओं के साथ समन्वय करना, ये भी काम है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन से, एल्बिन टॉल्फर ने संचार की ऐतिहासिक प्रगति की कितनी वेब बताई हैं? तो एल्बिन टॉफलर ने संचार की ऐतिहासिक प्रगति की 3 वेब बताई। कितनी? 3 वेब। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, संचार की प्रक्रिया को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संचार प्रक्रिया में सबसे उचित व्यवस्थित जो क्रम है, पहला होता है स्रोत, यानी कहाँ संचार आता है वो। दूसरा, संदेश कौन सा है। तीसरा, किस माध्यम से आपको भेजना है। चौथा, प्राप्त करता है, यानी किसके पास भेजना है। और बाद में सबसे आता है फीडबैक, यानी सबसे पहले स्रोत, फिर संदेश, फिर माध्यम, फिर प्राप्त करता और फिर फीडबैक होता है। फीडबैक मतलब क्या होता है? प्रतिपुष्टि। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर?
आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है आपकी परीक्षा के लिए। चलें भैया जानते हैं इसका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाओ। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य व्यवहार को आकार देने में आलोचना मतलब अचेतन संघर्षों की भूमिका पर जोर देता है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। अचेतन संघर्षों पर जोर देता है, बताएं कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य जो होता है व्यवहार को आकार देने में अचेतन संघर्षों की भूमिका पर जोर देता है? तो वो है मनोविश्लेषणवाद। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। आत्मबोध प्रश्न है भैया, आत्मबोध की अवधारणा के सिद्धांतों में किसके विचार प्रमुख हैं? तो आत्मबोध की अवधारणा में अब्राहम मैस्लो का जो विचार है वो ज़्यादा फेमस माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, वह दृष्टिकोण जो मानव व्यवहार की अंतर्निहित मानसिक प्रक्रियाओं की जांच करके समझने का प्रयास करता है वो कहलाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों पर थोपने की प्रक्रिया जो होती है क्या कहलाती है? तो जब अपने विचार को अपने जो है भावनाओं को दूसरे पर आप थोपोगे तो उसी को प्रक्षेपण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वाविकास एक प्रक्रिया है। स्वाविकास जो होती है एक बौद्धिक प्रक्रिया है या शारीरिक है या भौतिक है, या फिर शारीरिक भौतिक आध्यात्मिक और भौतिक गुणों की सभी की प्रक्रिया? बताएं फटाफट से आप बताएंगे। स्वाविकास जो होता है, स्वाविकास एक प्रक्रिया है कैसी? शारीरिक बौद्धिक आध्यात्मिक भौतिक गुणों की सभी की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वाविकास का उद्देश्य क्या है? स्वाविकास का उद्देश्य है, बताएं स्वाविकास का उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान का विकास, बिल्कुल, आत्मविश्वास का विकास और विचार शक्ति का विकास, ये सब स्वाविकास या आत्म डेवलपमेंट का उद्देश्य होता है। डी ऑप्शन इसका ऊपर सभी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। दृष्टिकोण एक चिरस्थायी संवेगों और ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का एक संगठन होता है, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी? तो दृष्टिकोण जो होता है वो एक चिरस्थायी संवेगों और ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का संगठन है। इसको क्रेच और क्रेचफील्ड ने कहा था। इसका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, दृष्टिकोण मनोवृत्ति में 3 तत्व कौन से हैं? ज्ञान तत्व, भाव तत्व और क्रिया तत्व, ये तीनों शामिल हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जोहारी विंडो के तत्व हैं। जोहारी विंडो के तत्व हैं, यहाँ पर हैं दिया है, हैं दिया है। डी ऑप्शन में इनमें सभी दिया, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, खुला आत्म, छिपा आत्म और अज्ञान आत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, दृष्टिकोण को निर्मित करने वाले घटक हैं, यहाँ पर भी हैं दिया है। डी ऑप्शन में इनमें से सभी दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दृष्टिकोण को निर्मित करने वाले घटक में सामूहिक प्रभाव, पारिवारिक प्रभाव और शिक्षा का प्रभाव, ये सभी शामिल है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका भाई। चलें, प्रश्न है आपका, सकारात्मक मनोवृत्ति निर्माण के तत्व हैं दिया हुआ, इनमें से सभी दिया हुआ, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञानार्जन, आशावादी दृष्टिकोण और दृढ़ क्षमता, बिल्कुल डी ऑप्शन, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, हमारी प्रथम और प्रधान आवश्यकता सकारात्मक दृष्टिकोण है, ये किसने कहा? तो ये एक प्रकार से किसने कहा क्या भैया कि हमारी प्रथम और प्रधान आवश्यकता जो पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है वही होता है। इसको किम्बाल महोदय ने कहा था। इसका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, दृष्टिकोण की सत्ता मतलब दृष्टिकोण हो सकता है, दृष्टिकोण एक प्रकार से नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा तत्व आत्म विकास को बढ़ने में सहायक होता है? आत्म विकास को बढ़ाने में सहायक कौन सा तत्व होता है? तो एक प्रकार से भाषा प्रवाह, श्रवण शक्ति, प्रभावशाली लेखन, ये सब एक प्रकार से जरूरी होता है, सहायता करता है किसको? आत्म के विकास में। ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट में। अगला क्वेश्चन आपके आ चुका है, आत्म विकास किस प्रकार होता है? आत्म विकास सापेक्षिक और व्यक्तिनिष्ठ दोनों होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, व्यक्तित्व में सम्मिलित किया जाता है। व्यक्तित्व में क्या सम्मिलित होता है? बौद्धिक गुण, बिल्कुल, शारीरिक गुण भी सम्मिलित होता है और आध्यात्मिक गुण भी सम्मिलित होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो आप सभी के लगभग करेक्ट आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास किसके द्वारा होता है? तो व्यक्तिगत सकारात्मक दृष्टिकोण का जो विकास होता है वो समझाने बुझाने की क्षमता जो होती है, यही एक प्रकार से व्यक्तिगत सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू का विकास, कि इसके समझाने बुझाने की क्षमता के विकास से ही शामिल है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे।
चलें, वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आ चुका है भैया, क्या प्रश्न है बताएं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है। देखिए, व्यवहार जो होता है व्यक्तित्व का प्रमुख गुण होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बोनर ने व्यक्तित्व के कितने प्रमुख तत्व बताए हैं। तो बोनर महोदय ने 6 प्रमुख तत्वों के बारे में बताया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, जीन पियागेट ने व्यक्तित्व विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो जीन पियागेट ने 4 विकास की अवस्थाएं बताई हैं मनुष्य के व्यक्तित्व की। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता मैंने आपको बताई थी। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व क्या होगा, मिलनसार होगा, आक्रामक स्वभाव का होगा, आक्रामक स्वभाव का नहीं होगा, नेतृत्व शक्ति होगी उसके अंतर्गत, या दिवा स्वप्न देखने वाला होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो एक प्रकार से कैसा होगा भैया, सॉरी विशेषताएं नहीं है, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें तो 2-3-4 विशेषताएं मिल रही हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं नहीं हैं। नहीं, यहाँ पर देखेंगे, इस प्रश्न पर जरूर फोकस करें नहीं वाले पर, क्योंकि कभी कभी हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, नहीं देख पाते और विशेषताएं केवल पढ़ पाते हैं, बस यहीं तक पढ़ते हैं, वो आगे छोड़ देते हैं और तुरंत एकाध न विशेषता तो मिल ही जाती है, वही लगा देते हैं। तो इसीलिए ज़रूर देखिए, प्रश्नों को जब पढ़ें तो आप पूरा पढ़ें। तो मिलनसार होते हैं, बिल्कुल मिलनसार होते हैं, ठीक है। नेतृत्व शक्ति भी इनमें होती है और आक्रामक स्वभाव भी हो सकता है इनका, ठीक है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का। ये एक प्रकार से दिवा स्वप्न नहीं देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बचपन में व्यक्तित्व होता है। बचपन में व्यक्तित्व कैसा होता है। तो बचपन में जो व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी होता है, बच्चे सभी से बोलते हैं, हंसते खिलते रहते हैं, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। देखिए, विशेषता क्या नहीं है, देखिए सामाजिक तो होते ही नहीं है ये, विनम्र जरूर होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं और आत्म केंद्रित होते हैं। तो ये सब विशेषताएं अंतर्मुखी व्यक्तित्व की हैं। सामाजिकता जो विशेषता है ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व की होती है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की नहीं होती। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन से, ग्रंथियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए। मतलब कि वर्णन किसने किया। तो ग्रंथियों के आधार पर जो है विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया था कैनन महोदय ने, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, सिगमंड फ्रायड के अनुसार सुपर ईगो किस अवस्था में उभरता है। तो सुपर ईगो जो होता है वो लैंगिक अवस्था में उभरता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। व्यक्तित्व का वह कौन सा भाग है जो लोगों को नैतिक आदर्शों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य करता है, बताएं। व्यक्तित्व का वह कौन सा भाग है जो लोगों को नैतिक आदर्शों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य करता है। वो होता है सुपर ईगो पर अहम। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से, किस सिद्धांतकार ने व्यक्तित्व में आत्म अवधारणा के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो व्यक्तित्व में आत्म अवधारणा के महत्व पर ध्यान केंद्रित किसने किया था, कार्ल रोजर्स ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न है, किस सिद्धांतकार ने व्यक्तित्व के त्रिकारक सिद्धांत का सुझाव दिया। तो व्यक्तित्व के त्रिकारक सिद्धांत का सुझाव किसने दिया है भैया, हंस आइजेंक ने दिया। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, किस व्यक्तित्व गुण में उदासी या भावात्मक अस्थिरता शामिल होती है। तो भावात्मक अस्थिरता किसमें शामिल होती है, उदासी, ये सब मनोविक्षुब्धता वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें शामिल होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण पूर्णता मौखिक परीक्षण है इनमें से। तो पूर्णता मौखिक परीक्षण इनमें से जो है वो व्यक्तित्व प्रश्नावली जो होती है मौखिक परीक्षण ही होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व माप की प्रक्षेपी तकनीक है। तो व्यक्तित्व माप की जो प्रक्षेपी तकनीक है उसमें प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो होता है, जिसको TAT परीक्षण बोलते हैं, थियोमेटिक अप्रेसिएशन टेस्ट, मार्गन एंड मुरे ने दिया था। अगला क्वेश्चन से, व्यक्तित्व कारक किसकी देन है। तो व्यक्तित्व कारक किसकी देन है भैया, फटाफट से आप बताएंगे। व्यक्तित्व कारक जो है वो रेमंड कैटल की देन है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। व्यक्तित्व की आत्म विवरण माप का एक उदाहरण है। व्यक्तित्व की आत्म विवरण माप का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो आत्म विवरण माप का उदाहरण जो है इनमें से वो MPPI जो परीक्षण होता है वही होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। रोसा इंक ब्लड टेस्ट जिसको हरमन रोसा ने दिया था वो क्या है, वो एक प्रकार से व्यक्तित्व परीक्षण ही है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। किसी व्यक्तित्व के व्यक्ति का सर्वोत्तम मूल्यांकन निम्न की सहायता से किया जा सकता है। किसकी सहायता से भैया, तो एक प्रक्षेपी तकनीक से या एक प्रक्षेपी परीक्षण के द्वारा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम मूल्यांकन किया जाता है। क्लियर, आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। गलत शब्दों में अभिव्यक्त संदेश देना भाग होता है। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है भैया। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या आ चुका है कि गलत शब्दों में अभिव्यक्त, ठीक है, गलत शब्दों में अभिव्यक्त करना क्या होता है? गलत शब्दों में अभिव्यक्त संदेश देना किसका भाग होता है? दृष्टिकोणात्मक बाधाओं का, या एक प्रकार से, या फिर भाषागत बाधाओं का, या संगठनात्मक बाधाओं का, या फिर एक प्रकार से व्यक्तिगत बाधाओं का? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया। चलें बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। गलत संदेशों मतलब गलत शब्दों में, तो गलत शब्दों में क्या होगा? शब्दों में अभिव्यक्त संदेश जो होता है वो भाषागत बाधाओं में शामिल होता है। किसमें शामिल होता है? वो भाषागत बाधाओं में शामिल होता है। ये बात आप ध्यान दें, किसमें? भाषागत बाधाओं में शामिल होता है। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आ चुका है। इनमें से कौन सा संचार के अपरिपक्व मूल्यांकन के अवरोध से संबंधित है? बताएं, बताएंगे सभी लोग। इनमें से कौन संचार के अपरिपक्व मूल्यांकन अवरोध से संबंधित है? तो अपरिपक्व अवरोध मूल्यांकन संबंधित होता है आपका भावात्मक अवरोध। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, शादियों में बजने वाला जो तेज़ गाना होता है किस प्रकार की बाधा है? तो शादियों में जो तेज़ गाना बजता है डीजे पे, ठीक है, कि गुलाब जैसन खिलल बाड़ू, ये सब गाना डीजे पे खूब बजता नहीं है। तमाम प्रकार के भोजपुरी गाने तो एकदम दबुआ बजते हैं शादी में, ठीक है। इतने गाने चलते हैं भैया कि जिसका कोई जवाब नहीं, ठीक है। आजकल एक गाना बड़ा फेमस हुआ है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कि जो है ललना डीएम हुई हैं, मनोज तिवारी जी ने गाया है। पंचायत 3 वेब सीरीज़ में एक प्रकार से ये आया, तो बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आता है उसको सुनने में। तो ये शोर बाधा यानी बाधा शोर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषा प्रतिरूप का अर्थ क्या होता है? भाषा प्रतिरूप का अर्थ होता है भाषा के समान, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से, किसके अंतर्गत बोलने वाले व्यक्ति की आवाज़ या स्वरों की लय, गति व मात्रा द्वारा संदेश के अर्थ को समझा जाता है? ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, परीक्षा में कई विश्वविद्यालय में पूछा गया आपकी बार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसी को बोलते हैं भाषा प्रतिरूप। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पैरा लैंग्वेज में सम्मिलित है? पैरा लैंग्वेज में क्या आता है भैया? पैरा लैंग्वेज के अंतर्गत अगर बात की जाए तो पैरा लैंग्वेज में पिच और उतार चढ़ाव जो होता है स्वर का, स्वर की गति और अंतराल और विराम, ये सभी शामिल होता है। डी ऑप्शन। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा प्रतिरूप का लाभ है? भाषा प्रतिरूप का क्या लाभ है भैया? भाषा प्रतिरूप का लाभ जो होता है, भाषा प्रतिरूप भाषा से ही संलग्न है, इसलिए कोई भी मौखिक संदेश इसके बिना अधूरा रहता है, बिल्कुल ठीक है। या संप्रेषण को आकर्षक और सृजनात्मक बनाते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। या श्रोताओं को आकर्षित भी करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं भाई। भाषा प्रतिरूप जो होते हैं आकर्षित करते हैं, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर के ऊपर सभी विशेषताएं या सभी लाभ इसके हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। निम्नलिखित में से, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्रतिरूप की सीमा है? भाषा प्रतिरूप की सीमा कौन सी भाई? भाषा प्रतिरूप की सीमा में, भाषा प्रतिरूप में सर्वव्यापकता और सर्वसम्मति नहीं होती, ये भी सीमा है एक, मतलब ये लिमिटेशंस हैं। इसका प्रयोग श्रोताओं को भ्रमित कर देता है बिल्कुल कभी कभी, तो इसका सी ऑप्शन। चूँकि श्रोता लोग जब बड़े बड़े से कि कोई कविता आप पढ़ते हैं या कोई बड़ा व्यक्ति जब कोई काव्य पाठ कर रहा होता है, तो उस दौरान वो बहुत जटिल शब्दावली का प्रयोग कर देता है कभी कभी, तो हम नहीं समझ पाते कि भाई इसका अर्थ वास्तव में क्या होता है। तो एक प्रकार से श्रोताओं में भ्रम भी उत्पन्न हो जाता है कभी कभी। श्रवण क्या है? श्रवण माने होता सुनना। श्रवण जो होता है वो क्या होता है भैया? संदेश को आत्मसात करना, संदेश को सुनना क्या होता है? तो संदेश को आत्मसात करना भी और सुनना भी, सी ऑप्शन, इसी को श्रवण कहते हैं। अगला क्वेश्चन से, मिल और बोबी ने श्रवण के कितने प्रकार बताए हैं? तो मिल और बोबी ने मिल करके श्रवण के एक प्रकार से 4 तत्वों के बारे में बताया है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रभावी श्रवण का सिद्धांत है। प्रभावी श्रवण का सिद्धांत क्या होता है? संक्षिप्तता, स्पष्टता और शुद्धता और शिष्टता, बिल्कुल इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये सभी एक प्रकार से प्रभावी श्रवण के यानी इफेक्टिव लिसनिंग के सिद्धांतों में शामिल हैं।
इफेक्टिव लिसनिंग के लिए आवश्यक क्या है? शांत चित्त होकर के और संचेतन मन के साथ, यानी जहाँ पर हो वहीं पर मन लगा करके पढ़ें, यानी कि ऐसा ना हो कि मन मोर महुआ और चित्त भुसैले, ठीक है। यानी कि जहाँ पर हो वहीं पर पूरा शरीर भी रहे और वहीं पर एक प्रकार से आपका मन भी रहे। सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। श्रवणता किसके प्रति मतलब श्रवणता किसके प्रति जागरूकता की भावना को बढ़ाती है? तो श्रवणता जो होती है भैया वो एक प्रकार से किसके प्रति जागरूकता बढ़ाती है? वो एक प्रकार श्रवणता संगठन के प्रति, सिद्धांतों के प्रति, विचारों के प्रति, इनमें से किसी के प्रति जागरूकता नहीं बढ़ाती। अगला क्वेश्चन है प्रभावी श्रवण के लिए श्रोता में गुण होने चाहिए। प्रभावी श्रवण के लिए श्रोता में क्या गुण होने चाहिए भैया? प्रभावपूर्ण समझ, सहानुभूति, स्वीकार्यता या उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए श्रवणता किसके प्रति जागरूकता की भावना को बढ़ाती है? संगठन, सिद्धांत और विचार, ये यहाँ पर उनमें से सभी के प्रति बढ़ाती है। यहाँ पर आप ये ऑप्शन थोड़ा सा काट लें, ऊपर तो सभी कर ले यहाँ पर, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है प्रभावपूर्ण श्रवण के गुण हैं। प्रभाव की श्रवण के गुण में क्या होता है? सकारात्मक सोच, सहानुभूति की भावना और भावात्मक समझ, तीनों शामिल है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न इनमें से अधिकांश व्यक्ति बोलते समय शब्दों के अतिरिक्त, तो व्यक्ति जो और अतिरिक्त मतलब शब्दों के अतिरिक्त क्या होता है, फटाफट से आप बताएंगे। शब्दों के अतिरिक्त किसका प्रयोग करते हैं? शब्दों के अतिरिक्त जो होता है किसका प्रयोग करते हैं भैया? शब्दों के अतिरिक्त जो होता है वो किसका प्रयोग करते हैं? हाव भाव और शारीरिक भाषा का प्रयोग करते हैं। किसका? हाव भाव और शारीरिक भाषा का प्रयोग करते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है प्रत्येक कार्यस्थल पर व्यवहार तथा आचरण के नियमों का समूह होता है, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक कार्यस्थल पर व्यवहार तथा आचरण के नियमों का समूह जो होता है वो स्वतः निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न अपना स्वयं का परिचय देते समय हमें बताना चाहिए क्या? तो हमको एक प्रकार से प्रथम नाम और सरनेम दोनों बताने चाहिए। जैसे कि मैं आपसे, मेरे से अगर आप पूछो कि गुरुदेव आपका क्या नाम है, तो मैं बताऊंगा शिवम शुक्ला। मैं केवल शिवम बताऊंगा तो ये उतना इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि बाद में कोई व्यक्ति जो जानना चाह रहा होता हो सकता है वो आपकी जाति जानना चाह रहा हो सकता है वो आपके पूरे नाम के बारे में जानना चाह रहा हो, तो इसलिए हमेशा आप पूरा नाम बताएं। और कोई ज़रूरी नहीं भाई, अभी तो जाति वगैरह का कोई मतलब नहीं होता है, बट फिर भी एक प्रकार से दोनों बताना चाहिए, प्रथम नेम और सरनेम दोनों। अगला पॉइंट है आपका प्रश्न व्यवसाय में अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का नाम याद नहीं कर पा रहे हैं जिसे आप पहले मिल चुके हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? उसका सरनेम पूछना चाहिए? नहीं। उसका नाम भूलने पर माफ़ी मांगनी चाहिए? ऐसा भी नहीं करना चाहिए। उसके हस्ताक्षर लेने चाहिए? नहीं। उसका बिजनेस कार्ड लेना चाहिए? बिल्कुल। उसका बिजनेस कार्ड जो आईडी कार्ड होती है उसको लें। तो थोड़ा बिजनेस कार्ड देखें भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है, तुरंत उसको लें और देखेंगे तो उसमें उसका नाम लिखा रहेगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आप उसका नाम पता चल जाएगा आपको, और उसको ये भी नहीं लगेगा कि भैया हमारे नाम को भूल गए हैं। यानी कि जब भी आपको बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, नाम भूल गए हैं और ऐसे में आपको नाम पता करना है, तो सबसे इफेक्टिव तरीका, सबसे अच्छा तरीका होता है उनका बिजनेस कार्ड देख लें और उनके नाम के बारे में तुरंत नाम पता चल जाएगा। ठीक है, ये अच्छा एक प्रकार से संचार का एक कौशल होता है। अगला प्रश्न है बिजनेस में टेलीफोन कॉल्स पर निवेदन करने के लिए हमेशा प्रयोग करना चाहिए। हमेशा एक प्रकार से प्रश्नवाचक रूप में आना चाहिए आपको। ठीक है, प्रश्नवाचक रूप, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से एक होस्ट के रूप में विदेशी मेहमान को बिजनेस डिनर के लिए आमंत्रित कैसे करेंगे? संदेश वाहन के द्वारा नहीं, मीटिंग के डिनर की घोषणा करके नहीं, एक लिखित निमंत्रण पत्र के द्वारा नहीं, व्यक्तिगत रूप से आमने सामने बैठ करके बातचीत करके कहें कि चले भाई डिनर करते हैं, ओके डिनर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से एक अरब व्यावसायिक पार्टी में एल्कोहल सबसे पहले परोसी आती? नहीं। अंत में परोसी आती? नहीं। ठीक है, परोसी ही नहीं आती, बिल्कुल सी ऑप्शन। चूँकि अरब जो एक प्रकार से व्यापारी होते हैं या अरब पार्टी जो होती है वहाँ पर, चूँकि अरब में सब मुस्लिम लोग होते हैं इसलिए, और मुसलमानों में शराब जो होती है हराम मानी जाती है, इसीलिए वहाँ पर पार्टियों में शराब नहीं होती है। अगला क्वेश्चन से संचार के विभिन्न भागों जैसे कि लैटिन अमेरिका तथा भारत में आंखें नीची रखना किसका प्रतीक है? जब भी आप बात करते हैं तो आंखें नीचे करके बात करते हैं कभी कभी, तो आंखें नीचे करना एक प्रकार से क्या होता है, कायरता व्यवहारी नहीं होती है। ये एक प्रकार से जब किसी व्यक्ति को आपको सम्मान देना होता है, किसी स्त्री से आप बात कर रहे होते हैं, वो एक प्रकार से मतलब कोई लड़की से आप बात करें बड़ी खूबसूरत है, लेकिन वो एक प्रकार से मान लेते हैं कि जैसे कि वो खूबसूरत भी ठीक ठाक है,
तो उससे बात करने में क्या होता है, कभी कभी क्या जैसे कि उसको ऐसा ना लगे कि हमको आप घूर रहे हो या ताड़ रहे हो या लाइन मार रहे हो, ऐसा ना लगे। इसीलिए क्या होता है, कभी कभी भारतीय लोग जब बात करते हैं, भारतीय पुरुष, तो इसे आंखें नीचे करके या उसको उससे आई कांटेक्ट नहीं करते हैं। आई कांटेक्ट उस दौरान करते हैं जब उससे पर्टिकुलर आप बार बार जानते हो, उससे मिला हो बार बार या किसी से बात करते हो, तो आप आई कांटेक्ट बराबर लगातार आंखों से आंखें मिला करके बात करें, ठीक है। बट जब सम्मान देना हो कोई एक प्रकार से, तो ऐसी स्थिति जैसे कि एक बॉस से जब बात करता है, एक मतलब एक महिला बॉस है, मान लेते हैं एक महिला है जो कि बॉस है आपकी, यानी कि वो मालिक है, काम करने जहाँ पर आप जाते हैं, आप नौकर हो या आप एक प्रकार से नौकरी कर रहे हो वहाँ पर, तो आप जाओगे जब बॉस के सामने, तो आप एक प्रकार से हमेशा अपनी नज़रों को नीचा करके ही बात करोगे, मैडम थोड़ा गलती हो गई। और चूँकि मैडम बड़ी खूबसूरत हैं, अब मैडम को अगर आप देखोगे तो कहेंगे ए काम करता है हमारे नौकरी में, हम ही पर लाइन मार रहा है क्या, तो इससे क्या हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए जब भी बात करते तो आंखें नम करके नीचे करके थोड़ी बात करते हैं, जी मैडम जी गलती हो गई, ये ऐसे ऐसे करके बातचीत कर लें, ठीक है। तो आंखें नीचे करना सम्मान का प्रतीक माना जाता है लैटिन अमेरिका और भारत जैसे देशों में। अगला क्वेश्चन से, विभिन्न संस्कृतियों में रंग व्यक्त करते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में रंग जो होते हैं अलग अलग अर्थ व्यक्त करते हैं। हर एक देश में अलग अलग रंग जो होते हैं अलग अलग एक प्रकार से अर्थ को बताते हैं। बिजनेस में टेलीफोन कॉल्स को बहुत छोटा रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अन्य व्यक्ति जो आप कह रहे हैं उसे नोट ना कर पा रहे, गलत, आपसे बात करने के लिए खाली ना हो, बिल्कुल बी ऑप्शन हो सकता है वो खाली ना बैठा हो आपसे बात करने के लिए, कोई काम कर रहा हो। अगला क्वेश्चन है, अन्य देशों के व्यक्ति, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, अन्य देशों के व्यक्ति अपनी बात को आसानी से कह सकते हैं, किस में बताएं। तो अन्य देशों के व्यक्ति जो होते हैं अपनी भाषा में अपनी बात को अच्छे तरीके से कह सकते हैं। ऑफिस तथा बिजनेस एटिकेट समानता आधारित होते हैं, बताएं। तो ऑफिस तथा बिजनेस एटिकेट्स जो होते हैं वो एक प्रकार से पद और स्थिति पर डिपेंड करते हैं, और इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा समान व्यवहार और नम्रता पर भी डिपेंड करते हैं, यानी कि इसका ए और सी करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन ऊपर ए और सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, परेशान तथा हताश कॉल करने वाले से निपटने के लिए किस प्रकार के शिष्टाचार की आवश्यकता पड़ती है। तो परेशान तथा हताश कॉल करने वाले से निपटने के लिए सटीक और स्पष्ट रह करके उससे बातचीत करें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है कि व्यावसायिक फोन शिष्टाचार के 7P में अन्य विषयों के अतिरिक्त तैयारी उद्देश्य और क्या शामिल होना चाहिए। तो इसके अलावा क्या शामिल होना चाहिए भैया, गोपनीयता, ठीक है, गोपनीयता शामिल होनी चाहिए, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, ठीक है। तो निश्चित तौर पर आपके लगभग बहुत सारे प्रश्न, लगभग 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को मैंने जान लिया, विस्तार से मैंने आपको बताया। मिलते हैं इसी तरीके से फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ऐसे ही अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।